Hello, good morning everyone. I am CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी एंड आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 और ऐसे कर करके हम पूरी 10 यूनिटों को कवर करेंगे मैनेजमेंट के एग्ज़ाम से पहले। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 जो कि है आपकी 4 पेपरों से मिलाकर बनी है यूनिट। द फर्स्ट टॉपिक इन दिस यूनिट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स कह सकते हैं या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। थर्ड इज बिजनेस कम्युनिकेशन एंड फोर्थ पार्ट इज CSR। आज हम शुरू करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से और देखते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम शुरू करें तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, जिससे हम समझ सकें कि मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि एक दुर्घटना हुई थी कुंभ मेले में, तो वहाँ पे आरोप लगे थे कि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, भगदड़ मच गई। तो मतलब क्या था कि मेला हुआ और मेले में क्या हुआ कि हम लोग व्यवस्था सही से नहीं बना पाए। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसमें से हम क्या करें, मैनेजमेंट को माइनस कर दें, अगर मैनेजमेंट को हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, फेलियर। तो हम एक सीधा सीधा मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं, अगर उसमें से हमने मैनेजमेंट को बाहर निकाल दिया तो हमें अल्टीमेटली हम एक फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो वही जब हम ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है या एक विजन सेट किया होता है। जो मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट होता है, उसने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है। तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि अगर हम जी डेफिनेशन के थ्रू देखें तो क्या है कि मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल एंड ऑब्जेक्टिव यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि गेटिंग पीपल टुगेदर, हम लोगों को एक साथ लाते हैं किस चीज़ के लिए, टू अटेन द डिज़ायरेबल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अगर हम डिज़ायरेबल एक गोल और ऑब्जेक्टिव ने सेट किया है, उसको हमने पाने के लिए हमें क्या करते हैं, मैनेजमेंट की एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमें ये दो फैक्टर बहुत ध्यान देने होते हैं कि इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफ़िशिएंटली का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्स हैं हमारे में, जैसे यहाँ पे मैन, मनी, मटेरियल, ये सब हमारे रिसोर्स हैं, इनको हमें इफ़िशिएंटली यूज़ करना होता है कि मतलब कम से कम यूज करके, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही हम यूज करके हम उस डिज़ायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकें। लेकिन इफेक्टिवली का मतलब क्या है कि अगर कोई आप काम को कितने इफेक्टिवली करो, मतलब अगर आप देखते हैं कि अगर आपने इफिशिएंटली तो रिसोर्स को यूज किया, लेकिन आपने दिन लगा दिए 10, जो काम एक दिन में होना था वो 10 दिन लगा दिया आपने, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि वहाँ पे हमारी कॉस्ट अल्टीमेटली फिर बढ़ गई। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हमें अपने गोल को अचीव करना होता है। तो बेसिकली यहीं से हमारा जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन हमने धीरे धीरे स्टडी की कैसे कैसे करके हम ये कर सकते हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे फिर मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन निकल के आए, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ये सब हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन निकल के आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कि कैसे ये ईजाद हुआ है। अगर उसके बाद हम देखें कि कुछ ऑथर हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी और उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो FW टेलर जी हैं या हेनरी फ्योल हैं, इन्होंने बहुत सारी कई सारी डेफिनेशन दी हैं अपनी अपनी, और उन्होंने बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने पहली डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हेन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल एंड चीपेस्ट वे। तो यहाँ पे FW टेलर साहब ने जो मेजरली फोकस किया था वो टाइम, मोशन एंड स्टडी को इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने फोकस किया था कि कैसे आप डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट ले सकते हैं, कैसे आप टाइम को, मोशन को, जो एक्टिविटी है उनको कंबाइन करें, और आप बेसिकली फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो उन्होंने साइंटिफिक वे बताया था कि आप मैनेजमेंट कैसे करें, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हम ऐसे अचीव कर सकते हैं। तो ये थे FW टेलर साहब। उसके बाद कुंड्स की थ्योरी है, इन्होंने बताया है कि फिर मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। ये कुंड्स की थ्योरी थी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 5 मैनेजमेंट के फंक्शन दिए थे, वो हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही हेनरी फ्योल हैं, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, टू मैनेज इट, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कंटिनेट एंड कंट्रोल। इन्होंने क्या किया है हेनरी फ्योल साहब ने कि सारे जो हमारे
कह सकते हैं जो मैनेजमेंट फंक्शन है, ही कंबाइंड ऑल दोज फाइव और सिक्स और समवेयर वी से 7 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उन्होंने सबको कंबाइन कर दिया और एक डेफिनेशन दे दी है. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डेफिनेशन, इट्स बिकम क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है. इसीलिए ये हमें जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है. ऐसे अलग अलग ऑथर हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है. अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं. तो आज ब्रॉडली अगर बेसिस पर हम कैटेगराइज करें, जो कुंज एंड ऑर्डिनल ने जो अपने वो जो फंक्शन दिए मैनेजमेंट के, बेसिकली 5 हैं. वो कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एक चीज़ और, ये ऑथर का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी कि किसने कितने कह सकते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन दिए. बेसिकली 2 ही हैं अब जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, और सब ने इन्हीं को घुमा फिरा कर बताया है. लेकिन इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, इसलिए इनके नाम के तहत हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ये 5 दिए हैं. ठीक है, तो ये हो गए मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं. अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये चीज़ें कैसे की जाती हैं. सबसे पहला है प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है कि ये कोई भी काम को करने से पहले एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं. ये किसी एक्चुअल काम को करने से पहले की जाती है. मतलब अगर आज आप घर बनाना चाहेंगे, या मान लो अगर किसी की शादी होने वाली है, तो शादी से पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारी तरह की प्लानिंग करते हैं कि कौन जो खाना बनाने वाले आएंगे वो कहाँ से आएंगे, या जो लोग गेस्ट को रिसीव करेंगे वो कौन होंगे, कहाँ पे होटल बुक किया जाएगा, कहाँ पे मतलब कौन कार्ड बांटने जाएगा, क्या इनविटेशन देगा. तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं. तो प्लानिंग बेसिकली एक इवेंट से होने वाली एक बहुत ज़रूरी, पेपर पे जो प्लान तैयार किया जाता है वो होता है. पेपर पे हम बहुत सारी चीज़ों को लिख के तैयार करते हैं कि ऐसे 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 हमें करना है, जिससे कि कोई बाद में हमसे मतलब बाद में कोई ऐसी एक्टिविटी हमसे छूट ना जाए. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, राम्स ऑर्गेनाइजेशन. राम की एक ऑर्गेनाइजेशन था. ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द शूज. He has to decide quantity, variety, color, and then collect resource for their purchase from the different supplier. Planning cannot avoid or stop problem, but it can anticipate them and prepare emergency plan to deal with them if and when they occur. So यही ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जिससे जो अनसर्टेनिटी है बात की, उनको हम थोड़ा बहुत कम कर सकें. इसी के बाद ऐसे सेकेंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि खाने वाले कौन होंगे, ये कौन होंगे, वो कौन होंगे, सब डिसाइड हो गया. लेकिन अगर हम देखें कि अगर खाना बनाने वाला डिपार्टमेंट है, अगर शादी के हिसाब से देखें तो उसमें हम देखेंगे कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो सिर्फ खाने बनाने पे ही ध्यान देंगे, ना कि वो इनविटेशन देने के लिए जाएंगे या गेस्ट को रिसीव करेंगे. तो इन एक जैसी एक्टिविटी को इनमें एक जगह ग्रुप कर लिया जाता है कि हाँ इस तरीके के लोग ये काम करेंगे. पहले डिफरेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो सिमिलर एक्टिविटी होती हैं उनको एक जगह हम कंबाइन कर लेते हैं. ये होता है ऑर्गेनाइजिंग. बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि सिमिलर एक्टिविटी और सिमिलर टास्क एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए जाएँ, और जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन एक बनाई जाती है और उस पोजीशन को ये टास्क और ड्यूटी असाइन कर दी जाए. तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. इसके बाद होता है स्टाफिंग. जैसे हमने बात की, सेकंड जो टॉपिक था कि ऑर्गेनाइजिंग के बाद तीसरा स्टेप आता है स्टाफिंग. ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का पूरा काम, ये दोनों ह्यूमन रिसोर्स के ही काम होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. लेकिन स्टाफिंग मेन काम होता है. यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया कि ये वाली पोजीशन को ये वाले काम देने होंगे, बट आफ्टर दैट इफ़ वी हैव टू डिफाइन स्टाफिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव टू हायर द एक्चुअल पीपल जो वो काम करेंगे. एक्चुअल एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं जो वो एक काम को करेगा, उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, सच एज सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट. और यहाँ पे क्या होता है कि अगर लोगों के पास डिजायर लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है या डिजायर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए. ये ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं. जी हम यूनिट नंबर 3 में देखेंगे कि कैसे ट्रेनिंग होती है या कैसा क्या होता है, वो सब चीज़ वहाँ पे आएंगे. लेकिन फिर जनरल तौर पर देखें तो स्टाफिंग का काम यहाँ पे ये होता है मैनेजमेंट फंक्शन में. अगर हम चौथा टॉपिक देखें तो होता है डायरेक्टिंग.
अब हमने देख लिया कि पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, थर्ड होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है कि आपको डायरेक्ट करना होता है कि कोई काम कैसे होगा। जैसे कि अगर अगर हमारा कोई टास्क हम कर रहे हैं तो उसमें राइट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना, लीडरशिप स्किल एक मैनेजर होता है उसको परफॉर्म करनी होती है, क्योंकि उनको ये काम अपने सबॉर्डिनेट से कराना होता है। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली ये 2-3 काम जो होते हैं वो कराए जाते हैं। पाँचवा देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली यहाँ पे कुंज कुंज के जो 5 जो मैनेजमेंट फंक्शन है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जो एक आपको आमतौर पर दिखता नहीं है, एज सच कोई फंक्शन नहीं होता, बट आपको एफर्ट लगाने होते हैं कि हाँ सारे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की कनेक्टिविटी में है कि नहीं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, राइट इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि नहीं, ये सब हमें देखना होता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। और जो लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग। सो अगेन कंट्रोलिंग क्या होता है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, एक आपने प्लान बनाया था, फिर आपने टास्क को परफॉर्म किया, अगर ऐसा होता नहीं है कि आपने कोई काम किया हो तो वो 100% जैसा आपने प्लान किया था वैसा हो जाए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस रह गया हो उसको हम बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या अंतर रह गया दोनों काम में। तो कंट्रोलिंग का काम सिर्फ यही होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर हम उन एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं और उन पर हम काम करते हैं कि कैसे हम डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को हम या स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी को हम ऑब्टेन कर सकें। तो ये हमारे 5 या 6 जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन थे ये हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अगर हम देखें, जो मैंने बार बार आपको बताया ये बहुत ज़रूरी हैं दोनों जो मैंने लिखे हुए हैं, कुंज एंड ओडनिल ने जो मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हैं और लूथर गुलिक ने जो मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हैं। जैसे लूथर गुलिक साहब ने जो मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हैं वो हमने एक फॉर्म में भी लिख लिए हैं, जैसे POSDCORB। तो यहाँ पे अगर ये पूछ भी लेता है एग्जामिनर कि यहाँ पे P का मतलब क्या है, CO का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, S का वो B का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, तो हमें अलग अलग मतलब पता होना चाहिए, सीक्वेंशियल फॉर्म में याद होना चाहिए कि किस कौन से सीक्वेंस के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी, क्योंकि ऐसे ये एक्टिविटी भी बहुत बार पूछी गई है, बहुत बेसिक है मैनेजमेंट में, ये चीज़ें शुरू कर रहे हैं हम और ये बहुत बेसिक चीज़ है मैनेजमेंट की और यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो इसीलिए हमें मैनेजमेंट का जो पेपर है वो बहुत लेंदी आता है, इसीलिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो इनमें से ही क्वेश्चन पिक करते हैं। जैसे यहाँ पे ओडनिल साहब के जो मैनेजमेंट के फंक्शन है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कंट्रोलिंग को हटा दिया, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग ऐड कर दिया, B फॉर बजटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग। ये तीनों का ये 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं और ये 4 फंक्शन है, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो ये हमें याद रखना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर इन सब का हमें अलग अलग प्रोसेस पढ़ना है, डीप इनको स्टेप डाउन करना है, हमें देखना है डिटेल में कि प्लानिंग कैसे की जाती है, प्लानिंग के अपने स्टेप क्या हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अपने स्टेप क्या हैं, स्टाफिंग के अपने स्टेप्स क्या हैं। मैंने आपको अभी जैसे बोल के बता भी दिया है, लेकिन हम एक बार उनको और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि प्लानिंग इज़ एन लॉन्ग प्रोसेस और ये हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग चलती ही रहती है, क्योंकि आप प्लान करेंगे, कंट्रोल करेंगे, फिर कंट्रोल में आपको एक गैप नज़र आएगा, फिर अगेन आप प्लानिंग करेंगे, तो ये क्या है, एक एक्शन रिसर्च जैसा हो जाता है। एक्शन रिसर्च जैसी एक प्रोसेस बन जाती है कि आप प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे और डिप्लॉय करेंगे, तो ये एक एक्शन रिसर्च जैसा हो जाता है कहीं हद तक अगर देखा जाए तो देखो वैसे प्लानिंग में ये प्लानिंग की प्रोसेस है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन की प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप आते हैं, और वो आपको पूछ लेंगे कि कौन से के बाद कौन सा सीक्वेंस आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर हम कोई प्लान कर रहे हैं तो अगर हम शादी भी कर रहे हैं तो कितना खर्च कहाँ होगा, कैसे होगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि क्या है, शादी है, शादी में क्या क्या, किन लोगों को बुलाया जाएगा, किन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, ये सब हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। फिर डिप्लॉइंग प्रोमाइसेस कि इतने लोगों को बुलाना है, ये हमें प्रोमाइस सेट करने होते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से ही हमें पता पड़ेगा कि हमें कितने रिसोर्स कलेक्ट करने हैं। तो हमें अपने आप को एक बाउंड्री लाइन देनी होती है, जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वहाँ भी हमें अपनी एक बाउंड्री लाइन देनी होती है कि इन प्रमाइसिस के अंदर, इन अजम्पशंस के अंदर, इन चीज़ों के अंदर हमें अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। जब हम प्रमाइसिस करें तो फिर हम डिफरेंट प्लान बनाते हैं कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ये वाला सही नहीं है, ये खाने वाला सही नहीं है, ये खाने वाला सही है, या ये खाने वाला सही है, ये मैरिज होम ठीक नहीं है, ये मैरिज होम ठीक है। हम बहुत सारे मैरिज होम पर जाते हैं, प्राइस रेट चेक करते हैं कि कौन सा कहाँ है और
कौन कितना अच्छा है या नहीं है। बहुत सारे हमारे जो हम प्रमाइसेस बोल रहे हैं उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा जो अल्टरनेटिव है वो अच्छा है कि नहीं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टडी कर लिया हमने, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं कि हाँ फाइनली हमें कौन सा सिलेक्ट करना होता है। इवेल्युएट करने के बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारा ये है। फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्लान को, और उसके बाद क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर हम चेक करते हैं। मतलब फॉलो अप मतलब बेसिकली कंट्रोलिंग हो गया, कि कंट्रोलिंग में हम चेक कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर, यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप डिटरमाइन कैसे करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग, इट स्टार्ट पॉइंटिंग एज एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नो व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर, की फ्यूचर में हमें क्या अचीव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव आर लेड डाउन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है कि हम जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी है उसको हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी तो प्लान की जो प्रमाइसेस हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि सेकंड स्टेप इन प्लानिंग इज एस्टेब्लिश प्लानिंग प्रमाइसेस, दैट इज सर्टेन अजम्पशन दैट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान विल बी अल्टीमेट फॉर्मुलेट। जो प्लानिंग है वो फॉर्मुलेट की जाएगी उन अजम्पशंस के बेस पर। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने प्रमाइसेस बनाए, प्रमाइसेस मतलब अजम्पशन होता है। फिर उसका कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमने डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उनको क्लासीफाई किया। उसके बाद हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को देखा, उनको एग्जामिन किया, डिफरेंट जो हमारे मेथड थे उनको हमने एग्जामिन किया। फिर उसके बाद हमने अल्टीमेटली एक एग्जामिन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने जब प्लानिंग बनाई थी उसको डिप्लॉय कर दिया हमने, उसको एक्चुअल में क्या हो रहा है उसमें डिप्लॉय करेंगे, इस्टेब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग एक्चुअल प्लान एंड फिर उसके बाद फॉलो अप प्रोसेस। तो ये होता है हमारा प्लानिंग की हम प्लानिंग कैसे करते हैं। इसमें बेसिकली 7 से 8 स्टेप हैं और कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। वो कैसे करके एग्जामिनर उनको कंबाइन कर देता है तो वो 5 भी हो जाते हैं, अगर उन्हें वो और खींच के बड़ा कर देंगे तो वो 11 भी हो जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से, लेकिन हमें एक एक्चुअल सेंस में पता होना चाहिए कि हाँ ये स्टेप होते हैं। अगर आप इनमें से 3 या 4 एक्टिविटी को भी सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्रमाइसेस बनाएंगे, फिर अल्टरनेटिव और डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उनमें से हमें कौन सा अच्छा लगा उनकी स्टडी करेंगे और जो अच्छा लगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसे डिप्लॉय करेंगे, तो डिप्लॉय करने के बाद और फिर उसका फॉलोअप मतलब रिपोर्टिंग वाला काम करेंगे कि हाँ प्लान कैसे काम कर रहा है, कुछ गैप है। तो ये होता है ऑल अबाउट प्लानिंग। उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले तुमको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड कंबाइन देम इनटू द एंड कंबाइन द सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी। अगर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रोडक्शन, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड काम देखता है और एचआर डिपार्टमेंट एचआर से रिलेटेड देखेगा। तो डिफरेंट एक्टिविटी को एक साथ कंबाइन किया गया, उसके बेसिस पे हमने क्या बोल दिया है, उनको एक डिपार्टमेंट बोल दिया है। और सेल्स डिपार्टमेंट है तो वो सेल्स से रिलेटेड काम देखता है, तो वो सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म होती है सेल्स से रिलेटेड, तो उन्हें को हमने एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया है सेल्स। तो यही होता है ऑर्गेनाइजिंग की। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये भी होता है कि राइट टाइम पर राइट रिसोर्स को अवेलेबल कराना। ऑर्गेनाइजिंग का काम ये भी होता है कि आप सही समय पर सही चीज़ को ऑर्गेनाइज या प्रोवाइड करा पाएँ। प्लान तो यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हेन प्लान आर लेड डाउन एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रैक्टिकल शेप to the work to be performed to attain those objective. This task is accomplished by managerial function of organization. We can say that process of creating this structure of role is known as organizing. और ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूर देखने वाली है, प्लानिंग इज जस्ट आ पुट सम आइडिया इन राइटिंग। जो प्लानिंग है वो एक आइडिया है राइटिंग में, लेकिन but the convert the idea into reality or group of the people is needed further to streamline the activity of this group of the people. Organizing is required. तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि जो प्लानिंग है वो एक सिर्फ आइडिया होता है, पीस ऑफ पेपर पे होता है, लेकिन जब हम उन्हें एक्चुअल में करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और इसका हम अब प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे होता है। वैसे मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, कौन कौन से टाइप की हमें एक्टिविटी
करनी है उनको एक्टिविटी को हम एक्टिविटीज़ डिटरमिन दो एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, और जो हमें टू अचीव दी कॉमन गोल, जो कॉमन गोल है उसे अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है उनको हम एक जगह क्लासीफाई कर लेते हैं। फिर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, जो मैंने अभी बताया कि फिर वी हैव सीन द नंबर ऑफ एक्टिविटी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, बट सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी को हम एक जगह ग्रुप कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट व्हेन द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन designed to achieve the objective of the company, the objective of same nature are grouped together। जो एक टाइप की जो एक्टिविटी है उनको हमने ग्रुप टुगेदर कर लिया है। इसका आता है अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़, उसका जो एक्चुअल जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है, उनका एक एक अपना नाम होता है, तो उनको हम एक उस पोजीशन को फॉर द सेक ऑफ द टाइम हम असाइन कर देते हैं कि इस पोजीशन को ये वाली एक्टिविटी असाइन की जाती हैं। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होता है। अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट हिमसेल्फ डू ऑल द टास्क नेसेसरी फॉर अकम्प्लिश द ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिकॉज द कंपनी कैपेसिटी टू वर्क एंड टेक डिसीजन इज लिमिटेड। क्योंकि आप एक मैनेजर है वो अकेला है तो सारे काम को नहीं कर सकता है, तो वो अपनी जो पावर है वो और लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब डेलीगेट कर देता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ये होता है कि अपनी किसी और को वो पावर दे दी जाए, मतलब उनके अंडर वो ये काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि बहुत सारी संस्थानों के पास पावर कैसे आती है, तो उनके पास पावर कैसे आती है कि बहुत सारी संस्थानों के पास पावर कैसे आती है, आरबीआई की अपने पास पावर कैसे आती है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट किया गया है और वो अपनी जो पावर्स हैं वो कहाँ से ड्राइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं, इसीलिए उनके पास अपनी एक अलग से पावर है। तो यही होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो संविधान ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है और जो पावर ड्राइव करी है, जहाँ कह सकते हैं आरबीआई ने कहाँ से करी है, कॉन्स्टिट्यूशन से करी है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग ऑफ एक्टिविटी, इसके बाद हम एक्टिविटी को क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि समावेन बना रहे। वही अब स्टाफिंग, यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्चुअल आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया, उनको बता दिए कि कौन सी पोजीशन पे कौन से टास्क होंगे, कौन सी अथॉरिटी होंगी, कहाँ पे आप डेलीगेट करेंगे। इसका यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल लोगों को आप हायर करते हैं उस पोजीशन पे। मान लो कोई जनरल मैनेजर है तो जनरल मैनेजर पे एक इंसान को हायर किया जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, प्लेसमेंट होगा, ट्रेनिंग होगी, तो वो हम इस फंक्शन में करते हैं जो स्टाफिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो यहाँ देख लेते हैं, इट रेफर्स टू नोइंग अबाउट द मैन पावर रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड fill the various post with the suitable employees. An organization may succeed only if it trained staff in each and every department and work is done by the staffing। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप एक्चुअल लोगों को हायर करते हैं और वो उनको ट्रेनिंग देते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। इसकी प्रोसेस क्या है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, रिक्रूटमेंट और गेटिंग पीपल एप्लीकेशन, फिर उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा और बेस्ट क्वालिफाइड जो लोग हैं उनकी अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी लोगों को, परफॉर्मेंस भी फिर यहाँ पे मेजर करी जाती है कि परफॉर्मेंस कैसा वो काम कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनसेशन प्लान, और फिर वहाँ पे क्या होता है कंपनसेशन प्लान, प्रमोशन, ये सब चीज़ें हम देने के लिए भी ये फंक्शन काम करता है। पहले में हम बात कर चुके हैं डायरेक्टिंग क्या होती है। डायरेक्टिंग बेसिकली आपको लोगों से काम कराना है तो उनको कैसे मोटिवेट रख सकें, कैसे उनको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर हम सही से डायरेक्टिंग नहीं करेंगे, मतलब अगर सबॉर्डिनेट से हमें कोई काम कराना है और मान लीजिए कि हमने उनसे बोल दिया कि आप काम करो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है और उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो डीमोटिवेट फील करेंगे और काम में उनका मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब एक मैनेजर होता है, जब वो डायरेक्ट कर रहा होता है, मैनेजर होता है मतलब उसके लीडरशिप रोल परफॉर्म करना होता है जब वो डायरेक्टिंग कर रहे होते हैं, जिससे कि क्या हो सके कि वो राइट इन्फॉर्मेशन दे सके, लोगों को मोटिवेट कर सके काम करने के लिए। तो ये हमारे कुछ फंक्शन है डायरेक्टिंग के अंदर, जैसे कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये परफॉर्म करने होते हैं एक मैनेजर को वाइल डायरेक्टिंग पीपल। एंड द फिफ्थ स्टेप इज़ कोऑर्डिनेटिंग, वही जो मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी को एक साथ डिफरेंट एक कंपनी जब करती है, HR डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, जब आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे ग्रोथ करेंगे। तो ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन आपस में एक दूसरे के साथ सही से कोऑर्डिनेट कर सके, समावेन बैठा सकें एक दूसरे के साथ, और
जब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक सिनर्जी इफेक्ट आएगा, सिनर्जी इफेक्ट आएगा तो हम डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट अटेन कर पाएंगे। सिनर्जी का मतलब होता है कि वन और वन, जैसे हम बोलते हैं दो होता है, वन और वन, वन प्लस वन क्या हो जाता है, टू होता है, लेकिन सिनर्जी का मतलब होता है कि वन प्लस वन आप 11 कह सकते हैं, कि वहाँ पे एक अलग टाइप का मोटिवेशन लोगों में होता है और एक वो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए काफ़ी काम करते हैं। तो ये हम देखेंगे मैरी फिलेट, जहाँ पे इन्होंने इनको मदर ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोला जाता है। इन्होंने 4 दिए हैं, वैसे कि यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं लेकिन इन्होंने 4 दिए हैं। ये हम बाद आने वाले टॉपिक में फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में डिटेल के साथ। फिर जो लूथर साहब ने जो अपने दिए थे उसमें एक और फंक्शन है, ये क्या है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होती है कि आप, जैसे कंट्रोलिंग था वो यहाँ पे इन्होंने रिपोर्टिंग बता दिया है कि रिपोर्टिंग बेसिकली क्या है कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उसके साथ आप मेजर करते हैं और कहीं गैप होता है तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसे टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करना होता है रिपोर्ट को, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले सके कि जो डे टू डे एक्टिविटी में क्या हो रहा है उनको ध्यान में रखते हुए टॉप मैनेजमेंट को अगला डिसीजन क्या लेना है वो हमें रिपोर्टिंग के बेसिस पे करना होता है। बजटिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है, कंट्रोल टूल भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपको पैसा एलोकेट करना होता है कि कौन सी एक्टिविटी को कितना पैसा एलोकेट करना है, कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, किस एक्टिविटी में कितना खर्च आया और आने वाले समय में और वहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है हमें, जिससे कि हम डिजायर्ड लेवल ऑफ ग्रोथ मिल सके। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है बजटिंग के थ्रू। और जो यहाँ पे 7 जो स्टेप थे हमारे वो ख़त्म हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोलिंग को, हम थोड़ा सा और एलेबोरेटिव वे में देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है। तो बेसिकली जो परफॉर्म करते हैं कंट्रोलिंग में जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। पहले क्या होता है कि हम जो स्टैंडर्ड है वो सेट करते हैं कि हाँ ये हमारा बेंचमार्क है, इस लेवल का आउटपुट हमें चाहिए, कि हम इस डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट तक हमें जाना है या इस तरह के हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं। फिर उसके बाद क्या होता है मेजरमेंट ऑफ, जब हम टास्क शुरू हो जाता है, मान लो प्रोडक्शन शुरू हो गया, अगर हम देखें कि हमने बोला कि हमें 99% एक्यूरेसी चाहिए, हमने अपने उसमें ऐसे बोला प्लान में, लेकिन जब हमारा एक्चुअल में जब हमने देखा तो हमें सिर्फ 70% एक्यूरेसी ही मिल रही है और हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था 99 का। तो वहाँ पे स्कोप रह गया इम्प्रूवमेंट के लिए कि या वहाँ पे प्लान हमने सही से नहीं किया या कोई सारी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, टाइम मटेरियल सही नहीं था, रिसोर्स को हमने सही से मैनेज नहीं किया, बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकते हैं, तो वो सब हमें देखने होते हैं। तो यही है कंट्रोलिंग में कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो करेक्टिव ऑप्शन होंगे वो हम यहाँ पे लेते हैं कि हाँ इन स्टेप को करने के बाद हम डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट तक हम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। सो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं बिकॉज फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है, बेसिकली हमने आज पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट ऑथर हुए, जैसे हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, मैरी फिलेट और पीटर डकर। इन सब की अपनी अपनी डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन हमें याद भी रखनी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ़ंक्शन क्या है, डिफरेंट ऑथर के बाद डिफरेंट उन्होंने मैनेजमेंट फ़ंक्शन दिए, जैसे पहले 5 थे, लूथर साहब के 7 थे, तो वो हमें याद रखने होंगे। दूसरे वाले में जो 7 थे उनमें कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग एंड रिपोर्टिंग 3 अलग से नए फंक्शन ऐड हुए थे। फिर उसको हमने डिटेल में देखा कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के अपने 7 या 9 स्टेप हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है हमें चीज़ों को। उसके बाद हमने देखा कि स्टाफिंग कैसे होती है, स्टाफिंग के हमने बाद देखा कि डायरेक्टिंग कैसे होता है, जिसमें हमें कम्युनिकेशन करना होता है, हम मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉय को, लीडरशिप क्वालिटी परफॉर्म करनी होती है एक मैनेजर को। उसके बाद हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा कि रिपोर्टिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग जो हमने अभी देखा, काफ़ी लंबे सेंस में देखा कंट्रोलिंग कि सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना होता है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद क्या होता है, करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। सो दिस इज़, थैंक यू, दिस इज़ और फर्स्ट क्लास। एंड इसी तरीके से हम पूरी 10 यूनिट कवर करेंगे मैनेजमेंट की। और हम इस बार का जो मैनेजमेंट एग्ज़ाम है उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से देने वाले हैं और हो सकता है कि हम इसी बार क्लियर भी कर लें उसे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा।
और आपको लगता है कि कहीं पे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जैसे मैंने कंट्रोलिंग में बोला कि आप जो जो स्टैंडर्ड है उसके साथ आप एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, तो मैंने जो डिलीवर किया लेक्चर, अगर आपको लगता है कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज़ फील टू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू।